जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज से एक न्यू क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साथियों हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को कवर करेंगे। क्योंकि साथियों एग्जाम में अब एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है। इसलिए साथियों हमने इस न्यू क्लास को स्टार्ट किया है। और देखिए साथियों, जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता है, आपको डेली रिवीजन करते रहना है। क्योंकि अभी आपके लिए रिवीजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो जितनी भी आपकी तैयारी है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए साथियों कम से कम आप लोग एक क्लास को डेली ज़रूर कीजिए। तो चलिए, आज आपका न्यू मॉडल सेट 1 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखना है। और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आज के इस मॉडल सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण से लगभग 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसके बाद फिर जीके जीएस होगा। तो हिंदी व्याकरण में पहला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से बताना है कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन तीसरा होगा। इसको सही से पढ़िए, बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है। ये जो कथन है यानी ये जो वाक्य लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो याद रखिएगा पहले का आंसर यहाँ पर 3 होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। इसमें से देखिए आगंतुक लिखा गया है। अब आपको बताना है आगंतुक जो है सबसे शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन जो है आगंतुक, इस तरह से सबसे शुद्ध लिखा जाता है। ये जो बिंदी है ऊपर में अंश हुआ ये ग के ऊपर है, दूसरा ऑप्शन में तो है ही नहीं और पहले ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सबसे सटीक आंसर जो होगा ये तीसरा ऑप्शन होगा आगंतुक। आगे देखिए, अगम का विलोम शब्द क्या है। बिल्कुल इसी टाइप के हिंदी व्याकरण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगम का विलोम क्या होगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा निर्गम। अगम का विलोम होगा निर्गम, याद रखिएगा। सक्षम की बात करें, इसका विलोम क्या होगा, तो असक्षम होगा। अधम का विलोम क्या होगा, उत्तम होगा। दुर्गम का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा सुगम। सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है। जहर उगलना, इसका बताना है अर्थ क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कड़वी बात कहना। निम्न में से उस विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही मेल नहीं खाता है। तो पाषाण की बात करें ये तत्सम है और इसका तद्भव दिया है पाहन, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए रात्रि है तत्सम, तो इसका तद्भव बनेगा रात, ना कि निशा बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है, क्योंकि रात्रि तत्सम है, इसका तद्भव क्या बनेगा, रात बनेगा। सुकर सुअर, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन याद रखिएगा गलत है। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसी दोनों में से आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन दूसरा बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिक उपसर्ग है। एक पूछा जाता है अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अति उपसर्ग है। याद रखिएगा कौन सा है, अति उपसर्ग है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और क्लास टाइमिंग को ध्यान रखना है, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। और पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तिमिर का पर्यायवाची कौन सा है।
ये हो जाएगा अंधकार। तिमिर का उल्टा क्या, सॉरी पर्यायवाची क्या होता है, तो अंधकार। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन 3 बता रहे बिल्कुल सही जवाब है प्रायश्चित। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो ये हो गया दर्शन। याद रखिएगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होता है, जैसे दर्शन हो गया, प्राण हो गया, ये सभी क्या है, बहुवचन में। लता का बहुवचन क्या होगा, नारी का बहुवचन क्या होगा, नारियां होगा। लता का लताएं होगा, लेकिन दर्शन का दर्शने नहीं हो सकता है। कर शब्द का सही अनेकार्थ समूह कौन सा है? तो कर शब्द का अनेकार्थ बताना है, तो ये हो जाएगा हाथ, किरण, करना। ये कर का क्या है, अनेकार्थ समूह है। तो यहाँ पर 10 के लिए आंसर होगा 3। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? चलिए हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। तो देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो है मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, जंगल हो जाना। याद रखिएगा। और ये जो एक वृक्ष की हत्या है, इसके लेखक कौन है पूछा जाता है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता में कुंवर नारायण पेड़ को बूढ़ा चौकीदार बताते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो कुंवर नारायण है, आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा, इसमें जो पेड़ है उसको क्या बताया जाता है, तो बूढ़ा चौकीदार। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ से हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को, जो कि 36 नंबर से दिया हुआ है। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आंसर कीजिए। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क। तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है कनिष्क। जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब होती है? तो आप सभी जानते हैं, हमने आपको बहुत बार बताया है, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? चलिए आंसर कीजिए 38 के लिए। राज्यपाल को पद की जो शपथ है किसके द्वारा दिलाई जाती है? इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था पॉलिटी क्लास में, जब आपको पढ़ा रहे थे राज्यपाल। इसलिए बोलते हैं आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को भी डेली अटेंड कीजिए, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। लेकिन नियुक्ति पूछे तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षीयता आयु क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। और साथियों, आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को क्लास टाइमिंग पर ही देखेंगे, यानी कि रात 8 बजे। तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी अधिवर्षीयता आयु क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 65 वर्ष। याद रखिएगा क्या है, 65 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर कीजिए। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। आगे देखिए, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? चलिए बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है, आंसर कीजिए 41 के लिए।
तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, आपको याद कर लेना है। ये जो कथन है एंजिल का नियम है। सही से पढ़ लीजिएगा फिर से। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। आंसर कीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा जय संहिता। क्या है? जय संहिता। लिख देते हैं यहाँ पे जय संहिता। ये महाभारत का पुराना नाम है। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा बंदायूनी ने। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गुजरात राज्य की। भारत में टोटल ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगा हुआ है, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जो भी छात्र बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आज से रात 8:30 बजे एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया गया है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बुक से है। जो नया बुक आया है उससे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग उस क्लास को डेली अटेंड कीजिए। और जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी वो क्लास इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए, तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है एक प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण 1153 में, कब? 1153 के दौरान किया गया था। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1193 में इसे एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया गया। इसलिए जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है किसने बनवाया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन याद रखना है ये पहले क्या था? तो ये एक प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे क्या करवा दिया गया? तो मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया गया। और यह जो है कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा राजस्थान के अजमेर में। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मत्स्य पालन से। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है तमिलनाडु। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना पूछे तो दंती दुर्ग ने किया था। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। और इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा एलोरा। 48 के लिए यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक राजधानी पूछा गया है, क्या हो जाएगा? एलोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन विख्यात है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का वृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? देख सकते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा टुंड्रा प्रदेश में। भूमि कारक जो अन्य रूप में जाना जाता है क्या है? तो साथियों, भूमि कारक जो अन्य रूप में जाना जाता है मृदीय कारक है। भूमि कारक को मृदीय कारक भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, उद्यमी को सबसे अधिक फायदा होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सभी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। जबकि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित आत्मकथा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है ये साम्यवादी राज्य की विशेषता है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 या फिर NH1 को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये राजधानी नई दिल्ली को पंजाब के शहर अटारी के नज़दीक भारत पाकिस्तान सीमा से जोड़ता है। राजमार्ग संख्या 1। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो साथियों, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते जाइए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 57 के लिए मेटकॉप को कहा जाता है भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। पूरा नाम है सर चार्ल्स मेटकॉप। किस जोन में सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र रहता? इसके अंतर्गत गुजरात के कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं, सिक्किम तथा दार्जिलिंग क्षेत्र आते हैं। तो देखिए इसका आंसर बता देते हैं। देखिए देश का लगभग 11% क्षेत्र जो है वो जोन 5 में आता है। और जोन 5 में देखिए गुजरात आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार आएगा जोन 5 में। तो इसका आंसर हो जाएगा जोन 5, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भारत में सूचना का अधिकार यानी RTI कानून कब बना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। आंसर कीजिए, RTI कानून कब बना था भारत में? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए RTI विधेयक जो है 15 जून 2005 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था, लिख लीजिए। और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। तो 2005 दिया गया ऑप्शन में। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है अब्राहम लिंकन का कथन है। आगे देखिए, श्री CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 63 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्री CV रमन को। तो यहाँ पर आंसर करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। टेस्ला चुंबकीय खाली स्थान का यूनिट है। चलिए अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। तो 64 के लिए आंसर क्या होगा? टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है? तो 64 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 क्षेत्र। याद रखिएगा, टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है। यहाँ पे देखिए चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय संवेग या फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है टेस्ला। ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये कैसा है। तो ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 से लेके 5% तक। चलिए आगे देखिए, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? चलिए 67 के लिए आंसर कीजिए, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो दृश्य क्षेत्र में। गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है।
युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो साथियों युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो सहलग्नता की दो अवस्थाएं हैं, याद रखिएगा। जब दो विभिन्न लक्षण एक ही गुणसूत्र पर बंधे होते हैं तो उनकी वंशागति स्वतंत्र न होकर एक साथ ही होती है, और इसको मॉर्गन ने सहलग्नता कहा था। किसने कहा था? मॉर्गन ने। वैज्ञानिक का नाम भी ध्यान रखना है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो प्यारे साथियों, ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिल जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपोजिटी। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? कंपोजिटी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो आयोडीन की कमी से होता है कौन सा? तो घेंगा रोग होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो गॉइटर दिया हुआ है। ये भी आंसर सही है, गॉइटर होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, पोलियो बताइए किससे होता है ये रोग? पोलियो। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? तो ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? तो एन हेप्टेन का। याद रखिएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो इसी दोनों में से आंसर होगा डेसिबल होता है, याद रखिएगा। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी जो है खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है पत्तियों में। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। औषधियों में स्वापक के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 76 के लिए आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। याद रखिएगा। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली स्थान कवक के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसके लिए हमने ट्रिक बताया था, एक सफाई और एक कमाई। सफाई से हो जाएगा आपका क्या? तो सा से सवाल, फाई से फाइकोलॉजी, और एक था कमाई। कमाई में माई से माइकोलॉजी, क से कवक, तो माइकोलॉजी होगा। हेट्रोट्रॉफ 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं है? इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। हेट्रोट्रॉफ जो है 3 प्रकार के, मांसाहारी है, सर्वाहारी है और शाकाहारी है। इसमें उपभोक्ता नहीं आएगा। सल्फ्यूरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो डायरेक्ट याद रखना है 82.07 होता है। किसका? सल्फ्यूरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान। खाली स्थान तकनीक किसी मिश्रण के पृथक्करण की वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है जिससे मिश्रण को एक माध्यम की सहायता से घोल में मिलाया जाता है और इसमें अवयव भिन्न भिन्न गतियों पर घूमते हैं। किस तकनीक में? तो 81 के लिए आंसर याद कर लीजिए और क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा। क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है? तो जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है आर्किमिडीज का सिद्धांत। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाकी ये सभी है। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? सही जवाब है 4 होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पारा का सबसे कम गलनांक होगा। Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो Rn जो है ये रेडॉन का रासायनिक चिन्ह है। याद रखिएगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए रेडियम का क्या होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आज आपको क्या करना है, इस सेशन को अधिक से अधिक सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि और भी बच्चे इस सेशन से जुड़ सके, क्योंकि ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।